Hello, students. Well, let's learn about the Earth's satellites. यानी कि अर्थ के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जहां पर कि लाइफ मौजूद है। और ये अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ऐसे ही कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। ओके, इन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। हिंदी में इसे उपग्रह कहा जाता है। तो चलिए अब हम कुछ जो है नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ मून। मून जो है, दिस इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। जुपिटर, सैटर्न, इन सब के पास ज़्यादा मून है, हमारे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। लेकिन अर्थ के पास एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है द मून। ये जो है अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है, यानी कि सोलर सिस्टम में अगर कहें तो सबसे पड़ोस में हमारे मून ही मौजूद है। ओके, और ये जो है एक फिक्स्ड पाथ में जो है अर्थ का चक्कर लगाता है। मून जो है इसका अपना लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और हम इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को जो है रात के समय में देखते हैं मून लाइट के तौर पर। हाँ, न्यू मून जो होता है, जैसे कि हम लोग अमावस्या के तौर पर जानते हैं, तो उस दिन आपको मून नहीं दिखेगा दिखेगा है ना, और ना ही मून लाइट। तो पहले हम लोग मून के बारे में पता करें। तो मून का जो सरफेस है ये अनइवन है, यानी कि ये समतल नहीं है। देख रहे हैं पूरा ऊबड़ खाबड़ है ना, क्रेटर्स बने हुए हैं ना, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं मून के सरफेस पर। मून पर जो है बहुत सारे माउंटेन्स और वैलीज हैं, यानी कि मून पर आपको ढेर सारे पहाड़ मिलेंगे और घाटियां मिलेंगी। बहुत सारे जो ये मून पर आपको बहुत सारे जो है डीप और राउंड ये गड्ढे जैसा मिलेगा, जिसे कहते हैं क्रेटर्स। ये क्रेटर्स कैसे फॉर्म हुए? तो ये क्रेटर्स जब रॉक, स्पेस रॉक्स कह सकते हैं या मीटेओराइट्स कह सकते हैं, जो कि स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं। तो जब ये स्पेस रॉक्स ने जब मून के सरफेस को हिट किया, स्ट्राइक किया, तो उससे जो है ये क्रेटर्स बने हैं। मीटेओराइट्स होते हैं ना, तो मीटेओराइट्स जो है वो मून के सरफेस से आके टकराते होंगे। और जैसे आप कभी मिट्टी पर अगर ढेला फेंकते हैं तो गड्ढा टाइप का हो जाता है ना वहां पर, राइट? तो ऐसे ही जो है मून पर तो बहुत बड़े बड़े ये गड्ढे गिरते होंगे, बहुत बड़े 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 ये पत्थर गिरते होंगे। तो इसलिए जो है मून पर ये बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं। ओके, तो बच्चों आप समझ गए मून का सरफेस कैसा है, इवन या अनइवन? अनइवन, राइट? मून पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, वैलीज मिलेंगी, और इसके अलावा जो है मीटेओराइट्स के द्वारा बनाए गए ढेर सारे क्रेटर्स मिलेंगे। मून का सरफेस जो है वो डार्क ग्रे कलर के डस्ट से जो है ढका हुआ है, राइट? और उसके नीचे जो है फिर पत्थर वाला जो है रॉकी सरफेस आपको मिलेगा। यानी कि नीचे जो है रॉक जैसा एकदम से जो है मजबूत वाला सरफेस होगा, और उसके ऊपर जो है डार्क ग्रे कलर के जो है डस्ट वगैरह का जो है आपको लेयर मिलेगा। मून पे कोई लाइफ नहीं है। ऐसा क्यों है? तो वेल, मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ना तो यहाँ पर सांस लेने के लिए हवा मौजूद है और ना ही पीने को पानी। मून पे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 है। यानी कि अगर अर्थ पर किसी का वजन अगर 60 किलोग्राम होगा, तो मून पे इसका वजन जो है सिर्फ 1/6 हो जाएगा इसका, यानी कि 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो यानी कि बच्चों अगर किसी को वजन घटाना हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए? मून पे, है ना? यहाँ पे आप 100 किलोग्राम के होंगे, मून पर जाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका वजन? 6 गुना कम हो जाएगा, राइट? तो मून का ग्रेविटी इतना कम क्यों होता है? मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो मास है वो मून के मास से बहुत ज्यादा है। अब आप ये जानते हैं कि मास जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से जो है ग्रेविटी का असर भी होगा चीजों पर। और इसी वजह से मून पर जो है आप 1 क्विंटल की चीनी का बोरा भी आराम से उठा सकते हैं और सुपरमैन बन सकते हैं, है ना? कंपेयर टू द अर्थ, जहां पर आपकी जो है हवा निकल जाएगी। मून जो है यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर भी मिलता है। रीजन ये है कि मून के पास जो है एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है। ओके, देयर इज एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट ऑन द मून।
तो चूंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसका क्या असर होगा, तो यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं होगी जो कि सन की किरणों को रोक सके, और इसलिए दिन के समय में सूरज की स्ट्रॉन्ग रेज जो होती हैं, सन की जो स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं, वो जो है दिन के टाइम में इसको बिल्कुल इसको हीट अप कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। और रात के समय में क्या होता है, तो रात के समय में जो है अब एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यानी कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोई ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है जो कि बेसिकली हीट को जो है ट्रैप कर सके। तो ऐसे में सारा का सारा जो हीट होता है वो फिर से जो है स्केप कर जाता है मून के सरफेस से, और मून जो है एकदम फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है। इसके अलावा जो पोल्स हैं मून्स के, वहां पर कभी सनलाइट नहीं पड़ती है, और यही वजह है कि ये जो रीजन्स हैं ये परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं एकदम से। और मून पर आप साउंड भी नहीं सुन सकते क्योंकि मून पे एयर नहीं है। और आपको पता होगा बच्चों कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम जरूर चाहिए, एयर हो, वाटर हो, सॉलिड हो, कोई ना कोई मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब चूंकि मून पर जो है एयर है ही नहीं, तब ऐसे में आपका साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए किसी को आपकी बात जो है वो नहीं सुनाई देगी। इंडिया जो है वो उन देशों में से एक है जिन्होंने कि मून पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा है। ये जो स्पेस क्राफ्ट हैं, इनमें पहला चंद्रयान 1 था जो कि 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान ने बहुत ही जो है वाइटल इंफॉर्मेशन भेजी थी हमें मून के सरफेस और एटमॉस्फेयर के बारे में। लेट्स नॉट टॉक अबाउट फेजेस ऑफ द मून। अब चूंकि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, तो सूरज की किरणें जो है या सन का लाइट जो है वो मून के डिफरेंट पोर्शंस पर पड़ता है। हम मून के उसी पार्ट को देख सकते हैं, मून के उसी हिस्से को देखते हैं जिस पर कि सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं। तो ये जो विजिबल पार्ट होते हैं मून के, दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। नेक्स्ट फेनोमेना इज एक्लिप्सिस। अब एक्लिप्स क्या होता है, एक्लिप्स को हिंदी में ग्रहण भी कहते हैं। तब बच्चों आपको ये तो पता होगा कि शैडोज क्या होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आता है जिससे होकर लाइट नहीं पास कर सकती है, तो फिर वो शैडो फॉर्म करता है, राइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे होकर लाइट नहीं पास कर सकती वो कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देंगे, तो दूसरे हिस्से में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो जैसे कि पेड़, बॉल, पेंसिल, स्टोन, ये सब जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स के उदाहरण हैं, राइट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वही डार्क शैडोज फॉर्म करते हैं। अब इसका क्या रिलेशन है एक्लिप्सिस के साथ, तो एक बात बताइए बच्चों कि हमारा अर्थ जो है वो ओपेक है कि नहीं है। ओपेक का अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो हुआ जिससे होके लाइट जो है वो पास कर सके, और ओपेक वो हुआ जिससे होके लाइट नहीं पास कर सके। तो अर्थ और मून ये दोनों ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अपारदर्शी ऑब्जेक्ट हैं, और ये शैडोज फॉर्म करेंगे जब ये सन के रेज को ब्लॉक करेंगे। तो अब उनके शैडोज जो है वो सन या मून को कुछ समय के लिए इनविजिबल बना देते हैं, और इसी को कहा जाता है एक्लिप्स। ये एक्लिप्स या ग्रहण जो है वो दो टाइप का होता है, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। पहले हम लोग लूनर एक्लिप्स के बारे में बात करें, यानी कि चंद्र ग्रहण। मून को अपने अर्थ के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 27.5 डेज का टाइम लगता है। अब कभी कभी जब सूरज का चक्कर लगाते वक्त कभी कभी क्या होता है इसमें कि अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है, और तीनों हेवनली बॉडीज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, राइट। सन, अर्थ और मून। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, सन के लाइट को अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देगा, और अर्थ के शैडो के अंदर बेचारा मून जो है वो अंधेरे में रह जाएगा, डार्क रह जाएगा, है ना। अर्थ जो है वो सन के लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में अर्थ से हमें मून नहीं दिखाई देगा, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। अब जब अर्थ का शैडो मून को पूरी तरह से ढक लेता है, तो पूरा का पूरा मून जो है वो ब्राइट रेड कलर का नजर आता है, और इसे कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स।
जब अर्थ जो है मून को पार्शियली कवर करता है, यानी कि पूरी तरह से नहीं ढकता है, थोड़े हिस्से को ढक देता है, तो इसे कहते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। अब ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो केवल फुल मून नाइट को ही हो सकता है। However, ये जो है हर एक फुल मून नाइट को नहीं होता है। ये तभी होगा जबकि अर्थ और मून ये दोनों जो है सन के सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। लूनर एक्लिप्स जो है वो कुछ मिनटों से लेके और कुछ घंटों तक का जो है हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सोलर एक्लिप्स। अब जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है और तीनों जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, तब मून जो है उसका शैडो अर्थ पर पड़ता है और सन जो है वो इनविजिबल हो जाता है। इसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स। अब इसे यहां आप देख सकते हैं, अर्थ हुआ, ये सन हुआ और बीच में कौन आ गया, मून। तो अब मून जो है वो क्या कर रहा है, तो वो सन के लाइट को ब्लॉक कर रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर अर्थ पर जो है इसका शैडो बन रहा है। तो यहाँ पर जो भी लोग होंगे उनको सन बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, तो उनके लिए ये क्या हो गया, सोलर एक्लिप्स। अब जब मून जो है सन को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, अब हम लोग बिल्कुल भी सन को नहीं देख पाए अगर, तो ऐसे कंडीशन में इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। और जब मून जो है सन को पार्शियली ब्लॉक करता है, यानी कि कुछ हिस्से को सिर्फ ब्लॉक करता है, तो इसे कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स, राइट, जबकि पूरी तरह से सन जो है वो नहीं ढका हुआ है। सोलर एक्लिप्स जो है ये न्यू मून के दिन होता है, लेकिन ये हर एक न्यू मून के दिन जो है वो नहीं होगा। और अनलाइक लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जो है वो बस कुछ ही समय के लिए जो है होता है। एक बार मून जो है वो सन और अर्थ के बीच से निकल जाए तो आप दोबारा जो है सन को देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये तो हम जानते हैं कि सन जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है ना। जो रोशनी है धरती पर, सन, राइट, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, सन, राइट। सो लाइक सन के बगैर तो हम लोग जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मून जो है वो भी हमारे लाइफ्स को उसी तरीके से प्रभावित करता है। मून का जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस देखा जाता है वो देखा जाता है ओशन टाइड्स में। समुद्र में जो टाइड्स आती है ना, वो जो है मून का सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है। अब हम लोग लो एंड हाई टाइड्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइड्स क्या होता है, तो ओशन वाटर के लेवल में पीरियोडिकली जो राइज और फॉल होता है इसे कहते हैं टाइड्स। ओके, ये जो है मून और सन, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ ही साथ जो है अर्थ के रोटेशन, इन तीनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस है। ओके, तो यानी कि टाइड के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, मून के द्वारा एक्सर्ट की गई ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के द्वारा एक्सर्ट की गई ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ ही साथ अर्थ का रोटेशनल मूवमेंट। अब हमको ये तो पता है कि मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। अब जब मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इसकी ग्रेविटी जो है वो अर्थ को भी अपनी तरफ खींचती है। जैसे अर्थ मून को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। तो मून का जो ये ग्रेविटेशनल पुल होता है वो टाइड्स पैदा करता है। बेसिकली मून जो है वो अर्थ को जब अपनी तरफ खींचेगा तो लैंड वगैरह तो सॉलिड है, वो तो उठने से रहा, लेकिन वाटर जो है वो थोड़ा सा जो है खिंचा जाता है। ओके, तो यही जो पुल होता है सी और ओशन के वाटर्स पर, उसकी वजह से टाइड्स पैदा होते हैं। वाटर, आई मीन आप बेसिकली कह सकते हैं कि अर्थ के उस हिस्से का पानी जो कि मून को फेस कर रहा होता है, वो मून की तरफ जो है पुल्ड होता है, खिंचाता है, और उसकी वजह से हाई टाइड पैदा होता है। लो टाइड्स जो है वो दो हाई टाइड्स के बीच में लो टाइड्स पैदा होते हैं। अब जब अर्थ रोटेट करता है तो जो भी प्लेस है अर्थ पर, वो जो है 2 बार हाई टाइड्स और 2 बार लो टाइड्स 24 आवर्स में एक्सपीरियंस करता है। और ऐसा पाया गया है कि हाई टाइड जो है वो हर एक 12 आवर्स एंड 24 मिनट्स के इंटरवल पर जो है आता है। तो चलिए बच्चों, हमने इस लेसन में जो है मून के बारे में पढ़ा, जो कि अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है।
हमने जो है एक्लिप्सिस के बारे में भी पढ़ा, राइट? लूनर एक्लिप्सिस कैसे होते हैं और सोलर एक्लिप्स जो है वो कैसे होता है. नाउ वी आर गोइंग टू लाइक एंड दिस सेशन, बट बिफोर दैट लेट अस वॉच दिस एनिमेशन. An eclipse is an astronomical event that occurs when either the Earth or the Moon cast shadows on each other because of the obstruction of sunlight. The Earth revolves around the Sun, and at the same time, the Moon moves around the Earth. On some days during these movements, the Earth comes exactly in between the Sun and the Moon. As the Earth blocks the Sun's light from falling on the Moon, a shadow of the Earth falls on the Moon, resulting in a lunar eclipse. There are two kinds of lunar eclipses. A total lunar eclipse occurs when the Moon and Sun are on opposite sides of Earth. A partial lunar eclipse happens when only part of Earth's shadow covers the Moon. Because of no or very little light falling on it, the Moon appears to be reddish in color. During the same movements of the Earth and the Moon, sometimes the Moon comes exactly in between the Sun and the Earth. The Moon blocks some part of the sunlight falling on the Earth, and a shadow of the Moon falls on the Earth, resulting in a solar eclipse. In a total solar eclipse, a beautiful ring-like formation of the Sun and the Moon can be seen. The people who see this are in center of the Moon's shadow when it hits Earth. A total solar eclipse is only visible from a small area on Earth. In a partial solar eclipse, the Sun appears to have a dark shadow on only a small part of its surface. This happens when the Sun, Moon and Earth are not exactly lined up. The regions experiencing the partial solar eclipse receive less amount of sunlight. Eclipses are not just simply brief stunning sights for us to gaze at, but important events used to study the Earth and the Moon. So well students, after watching this animation, let's answer these questions. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द सन रिवॉल्व्स अराउंड द मून, अरे नहीं. द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी नहीं है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बिल्कुल सही जवाब. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्सेस आर देयर? Well, there is complete or total lunar eclipse, and then there is partial. So let's pick two. Correct. तो वेल चलिए, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया, राइट? मून के बारे में, एक्लिप्सिस के बारे में, और साथ ही साथ किस तरह से जो है मून और सन ये सब और अर्थ का रोटेशन, ये तीनों कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं टाइड्स के लिए, राइट? अब अगले लेसन में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे आगे बाकी सैटेलाइट्स की. थैंक यू.